जय हिंद। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं और तैयारी बढ़िया चल रही। डियर स्टूडेंट्स, आखिरी क्लास में मैंने आपको एक्ट ऑफ 1919 पढ़ाया हुआ था। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे 1919 का अधिनियम पढ़ा दिया था और मैंने कहा था उसी टाइम पे रॉलेट एक्ट लाया गया था। और रॉलेट एक्ट जब लाया गया तो वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट किया गया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज हम जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से नॉर्मली आपके प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपके इंटरव्यू में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जा सकता है कि आपको क्या पता है इसके बारे में, ठीक है, या फिर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो आपसे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो जालियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर है। नॉर्मली इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था। ठीक है, पंजाब का काफी फेमस त्योहार है। चलिए, तो दिस डे इन हिस्ट्री, आखिर ये दिन इतिहास में क्यों है, हम इसे क्यों पढ़ें, या फिर हमारे लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि एक्चुअली में हमारे उस टाइम पे 1919 पे हुआ क्या था। ठीक है ना, और हमारे इतिहास का हिस्सा भी है तो हमें जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए। ऑन 13 अप्रैल 1990, कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, ब्रिटिश ट्रूप्स फायर्ड एट अ गैदरिंग ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस एट द जालियांवाला बाग इन अमृतसर। ठीक है, ब्रिटिश जो ट्रूप थी, यानी कि ब्रिटिश जो सैनिक थे, उन्होंने फायर किया हुआ था। ठीक है, एट अ गैदरिंग ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस, जहां पे अनआर्म्ड इंडियंस थे यानी कि निहत्थे लोग थे। सामान्य सी बात है, बैसाखी का त्योहार मनाने जाए तो वहां पे कोई हथियार उथियार तो लेके जाएंगे नहीं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने गए थे। तो जो लोग वहां पे गैदर्ड हुए थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, फायर किया गया था जालियांवाला बाग में। ठीक है, और ये अमृतसर में, लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ एटलीस्ट 1,000 पीपल। और जो फायरिंग हुई उसकी वजह से लगभग 1,000 लोगों की जान गई थी। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हो ब्लैक डे भी कहा जाता है हमारी हिस्ट्री में। ठीक, जैसे लिखा हुआ है डार्केस्ट मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, डार्केस्ट मोमेंट कहा जाता है हमारी भारत की हिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जालियांवाला बाग है एक, ठीक है, वहां पे सभी लोग इकट्ठे हुए थे, अनआर्म्ड थे, और ब्रिटिश ट्रूप्स ने उनके ऊपर क्या किया था, फायर किया हुआ था। ठीक है, और जिसकी वजह से कम 1,000 लोगों की जानें गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका आखिर बैकग्राउंड क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके पीछे क्या वजह थी, क्या बैकग्राउंड था। ठीक है, देखिए, द एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1990, 1919 में एक एक्ट लाया गया था, अनार्किकल और रिवॉल्यूशनरी। इस एक्ट का नाम था अनार्किकल और रिवॉल्यूशनरी। कहते हैं जो आतंक, मतलब कि आतंकवादी तो नहीं कहूंगा, जो उस टाइम पे गतिविधियां हो रही थी, ठीक है ना, वायलेंस रिलेटेड हुआ करती थी, उसी को मतलब रोकने के लिए एक्ट लाया गया था, पॉपुलरली नोन एज द रॉलेट एक्ट। और इसे कहा क्या जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। was passed by the Imperial Legislative Assembly in March 1990। जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1919 में इसे पास कर दिया। ठीक है ना, यानी कि जो वहां की एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इस एक्ट को पास कर दिया था। 1919 में इस एक्ट को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दिस वॉज अ वेरी अनपॉपुलर बिल। कहते हैं ये जो बिल था वो काफी अनपॉपुलर था, मतलब ये जो बिल पास किया गया, एक्ट लाया गया, वो लोगों को पसंद नहीं आया था। जैसे हमारे यहाँ 2019 में जो किसान बिल लाए गए थे उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। ठीक है, तो बिल अच्छा नहीं था इसीलिए सभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो ठीक उस तरीके से ये जो बिल था वो काफी अनपॉपुलर था, यानी कि इसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा था, कोई नहीं चाहता था कि ये बिल आए फिर एक्ट बने पास हो ये सब कुछ। ठीक है, as it gave the police sweeping powers to arrest and incarcerate anyone suspected of terrorist activities without trial for up to 2 years। सिंपल से बता देता हूँ, देखो इसमें कहा गया, जो ये एक्ट लाया गया तो उसमें कहा गया कि पुलिस को पावर दे दी गई, स्वीपिंग पावर, मतलब पुलिस के पास फुल पावर थी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है। जो पुलिस थी वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, एंड इनकारसरेट एनीवन सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, और किसी को भी
इनकार्सरेट कर सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, गोली भी मार सकती थी, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्सन टेररिस्ट है, ठीक है, या फिर टेररिस्ट रिलेटेड जो एक्टिविटीज कर रहा है, टेररिस्ट रिलेटेड जो गतिविधियां होती हैं, आतंकवादी का गतिविधियां कर रहा है, मतलब कि आप सिंपल समझिए कुछ टाइम पे हम आजादी की डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आजादी की डिमांड भी करते तो ये क्या होगा, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो जाएंगी, आतंकवादी गतिविधियां हो जाएंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्ट ने पुलिस को पावर दे दी कि अगर आप किसी को भी, मतलब किसी के ऊपर भी आपको शक होता है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते, इवन यू कैन शूट, आप उसे शूट भी कर सकते हो, ठीक है, विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 इयर्स। और अगर अरेस्ट किया जाता है तो आपका ट्रायल नहीं होगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने, जज के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट 2 साल की सजा होगी, ठीक है, आपको 2 साल की सजा होगी। इट ऑल्सो empowered द पुलिस, पुलिस को ये भी पावर दी गई, पुलिस को मतलब कि आप कह सकते हो ये भी शक्ति दे दी गई, टू सर्च विदाउट अ वारंट, कि आप बिना वारंट के सर्च कर सकते हो। जैसे किसी को लगता है कि मेरे घर में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, तो बिना वारंट के, ठीक है ना, बिना वारंट के मेरे घर में आके सर्च कर सकता है, छानबीन कर सकता है, देखूं हाँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एंड पुट सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इस अधिनियम में एक बात और कही गई थी कि प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। प्रेस के ऊपर जब कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अखबार में, न्यूज़पेपर में वही खबरें छपेंगी जो कि गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है। यानी कि मैं जो चाहता हूं, जो चीज सच है, मैं वो नहीं छाप सकता, मैं वो प्रिंट नहीं कर सकता, ये कहा गया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट का सिंपल सा मतलब ये था कि आपको अरेस्ट किया जा सकता था 2 साल के लिए, और आपको शूट भी किया जा सकता था, बिना किसी वारंट के आपके घर में जांच की जा सकती थी, और प्रेस को कंट्रोल किया गया था, सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। द एक्ट वॉज कंडेम्ड अक्रॉस सेक्शन इन इंडिया, कहते एक्ट को कंडेम किया गया, इसकी अवहेलना की गई, इसको कह सकते हो नकार दिया गया पूरी तरीके से, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही, सारे के सारे लोगों ने इसको नकार दिया। एंड देयर वर मेनी प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स पासिंग, और ये एक्ट पास ना हो, ये जो बिल है वो लॉ ना बन जाए, एक्ट ना बन जाए, इसके लिए बहुत जगह पे इसके लिए क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, बहुत लोगों ने क्या किया, धरना दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया कि ठीक है ये एक्ट पास नहीं होना चाहिए, नारे लगाए, ठीक है। मेनी इंडियन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल रिजाइंड इन प्रोटेस्ट, काउंसिल में जो बहुत सारे मेंबर्स थे, और खास तौर पे जो इंडियंस थे, यानी कि जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, काउंसिल में रिजाइन कर दिया, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम इस बिल के अगेंस्ट है, इसीलिए हम रिजाइन करें, हम प्रोटेस्ट करें, से खिलाफ है हम, ठीक है। एंड दिस इंक्लूडेड मदन मोहन मालवीय, और इसमें मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, मतलब उन्होंने कहा जो लोगों ने रिजाइन किया हुआ था, तो रिजाइन करने वाले लोगों में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये लॉ नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमारे फ्रीडम के अगेंस्ट है, हम कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम डिमांड नहीं कर पाएंगे, प्रेस में अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। गांधी कॉल्ड फॉर अ पीसफुल सत्याग्रह, ठीक है ना, गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे, ठीक है, हम अनशन में बैठेंगे, धरना देंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, लेकिन वो कैसा होगा, पीसफुल होगा, शांतिपूर्वक आपको चीजें करनी, ठीक है। बट इन सर्टेन प्लेसेस, लेकिन कुछ जगहों पे क्या होता है, प्रोटेस्ट वर मार्ड बाय रॉयटिंग एंड वायलेंस, जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब जहां पे ये लोग धरना दे रहे थे, गतिविधियां कर रहे थे, ठीक है ना, तो वहां पे रॉयटिंग होता है, रॉयटिंग यानी कह सकते हो एक, राइट मतलब एक भगदड़ टाइप का, फिर छोटा सा हाथापाई कह सकते हो, ठीक है। और वहां पे वायलेंस भी हुआ था, ठीक है, वायलेंस मतलब तो आप सभी को पता है, सिंपल से जहां पे आप किसी को मार पीट देते हो, ठीक है ना, जो कि गांधी जी ने कहा था हम पीसफुल तरीके से करेंगे, बिल्कुल उसके विपरीत में, कि शांति नहीं, ठीक है, हम शांति से हाथ और जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल पास मत करिए, हम लाठी डंडे उठा लेंगे, बंदूक बंदूक उठा लेंगे, और हम ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वहां पे रायट हुआ था, और वायलेंस हुआ कुछ जगहों पे, ठीक है। आगे देखते हैं। कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस के कुछ लीडर थे, जैसे सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, वर अरेस्टेड इन पंजाब। अब यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस के दो लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से लीडर थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था, ठीक है। तो कांग्रेस के लीडर सैफुद्दीन किचलू थे, और सत्यपाल, इन दोनों लोगों को वहां पे पंजाब में अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है।
अब आगे देखते हैं। ऑन 10th अप्रैल, 10 अप्रैल को क्या होता है? A few people who were protesting at the residence of Amritsar Deputy Commissioner were shot and killed by the police. अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिए कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। Who were protesting at the residence of अमृतसर? अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था, अमृतसर का जो डिप्टी कमिश्नर था, तो उसके रेसिडेंस के पास, यानी कि उसके घर के पास ये लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। उसके घर के पास वो लोग क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उन लोगों को शॉट कर दिया गया एंड किल्ड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। वैसे मान लीजिए, मैं सिंपल से कहता हूं कि हमारे जब किसान बिल पास हो रहे थे, तो दिल्ली बॉर्डर पे, ठीक है ना, वो लोग बैठे हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो प्रोटेस्ट के दौरान उनका प्रोटेस्ट तो पीसफुल था, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे वो, ठीक है ना। तो पुलिस उनके ऊपर गोली चला दी, ऐसा कुछ प्रोटेस्ट था। तो यहाँ पे कहा गया कि जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, तो उसके रेसिडेंस के पास, उसके घर के पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चला दी और उनकी मौत हुई। देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस एट सम प्लेसेस डायरेक्टेड अगेंस्ट यूरोपियंस ऑल्सो। और कहा गया कि जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यूरोपियंस जो थे, आप ये कह सकते हो बेसिकली जो कर्मचारी थे, ठीक है ना, जो इंग्लैंड के कर्मचारी थे, उनके खिलाफ भी वायलेंस किया गया। मतलब हमारे भारतीय लोगों ने उन्हें भी मारा पीटा, ये कह सकते हो कि उन्होंने उनके खिलाफ वायलेंस किया, उनके अगेंस्ट वायलेंस किया, ठीक है। ये लिखा हो। आगे देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल ओ डायर। यहाँ पे नाम याद रखिएगा, अक्सर हम जनरल ओ डायर की बात करते हैं, ठीक है। दोनों जो थे, उनका दोनों का नाम डायर था, ठीक है। दोनों का नाम क्या था? जनरल ओ डायर करके आ रहा था, ठीक है। ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो कहता है कि पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है, माइकल ओ डायर, पुट पंजाब अंडर मार्शल लॉ। अब जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसने पंजाब का जो पूरा एरिया था, उसे किस पे रख दिया? मार्शल लॉ पे। कहा कि अब यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है, ठीक है ना। विच मीन्ट दैट इट वॉज अनलॉफुल फॉर पीपल टू असेंबल एट अ प्लेस। जब मार्शल लॉ लग जाता है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, 3 लोग से ज्यादा कहीं पे भी खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल समझिएगा कि माइकल ओ डॉयर ने क्या किया, पंजाब पे मार्शल लॉ लगा देता है। पंजाब का जो पूरा एरिया था, पंजाब का जो प्रोविंस था, तो उसने वहां पे मार्शल लॉ लगा दिया। अब जब मार्शल लॉ लग जाता है, तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब लोग वहां पे असेंबल नहीं हो सकते, वो इकट्ठे वहां पे नहीं हो सकते। तो देखिए, माइकल ओ डॉयर है, ये पर्सन जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका नाम है माइकल ओ डॉयर। इनका तो नहीं कहूंगा, इसका ही कह देता हूँ, चलो ठीक है। इतना ज्यादा भी सम्मान देना सही नहीं। इसका नाम क्या है? माइकल ओ डायर नाम, ठीक है, माइकल ओ डायर। इसने क्या किया? पंजाब को मार्शल लॉ के अंतर्गत ला दिया। मतलब वहां पे कहा कि पंजाब का जो एरिया है, वहां पे मार्शल लॉ लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट हैड रियली हैपेंड। अब ये तो बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। ये पंजाब में कुछ गतिविधियां हो रही थी, रॉलेट एक्ट लाया गया, उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी ने पीसफुल तरीके से सत्याग्रह करने की कोशिश की, ठीक है। और पंजाब का जो जनरल था, उसने क्या किया? पंजाब को मार्शल लॉ के एरिया में ला दिया। मतलब वहां पे उसने उसने मार्शल लॉ लगा दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 13 अप्रैल वॉज द डे ऑफ बैसाखी विच इज अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल इन पंजाब। जब फसल उसल कटती है, पहली बार फसल कटनी होती है, बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, पंजाब में काफी फेमस है। तो कहते 13 अप्रैल का जो दिन था, वो बैसाखी का दिन था, और ये एक काफी फेमस फेस्टिवल होता है पंजाब में, ठीक है। इन जालियावाला, which is a public garden enclosed from all side except its narrow entrance। कहता जालियावाला क्या है? जालियावाला बाग जो था, एक गार्डन है। एक क्या था? गार्डन था, जो कि तीन तरफ से, मतलब चारों तरफ से कह सकते, ऑल साइड, चारों तरफ से क्या था? पैक था। बस एक तरफ से खुलता था, जहां पे नैरो इंट्रांस था, मतलब छोटा सा गेट उट जहां पे था, जहां से एंट्री करने के लिए था, वैसे वहां पे खुला रहता था। A group of Indians had gathered to protest peacefully against the Rowlatt Act। कुछ लोग क्या थे? वहां पे इकट्ठे थे। रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था, जो अधिनियम लाया गया था, तो उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब उसके खिलाफ वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वहां पे कुछ लोग इकट्ठे थे, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पीसफुल तरीके से। और देखिए यहाँ पे लिखा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। एंड द
अरेस्ट ऑफ देयर टू लीडर। और सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को जो अरेस्ट किया गया था उसके खिलाफ भी वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी कि रॉलेट एक्ट और जो उनके दो लीडर को अरेस्ट किया गया उन दोनों के लिए वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट पीसफुल था। ठीक है, पीसफुल मतलब सिंपल से कहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे। दे वर अनआर्म्ड, वो लोग अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। एंड द क्राउड कंसीडर्ड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन टू, और उस क्राउड में, उस भीड़ में महिलाएं भी थी और छोटे छोटे बच्चे भी थे। ठीक है। ऑन गेटिंग विंड ऑफ द इम्पेंडिंग मीटिंग, क्या होता है कि जब ऐसा उसको खबर मिलती है कि मीटिंग चल रही, वहां पे लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पे सभाएं चल रही हैं। कॉलोनियन रीजनल डायर लिखा हुआ है, रेजिनॉल डायर कह सकते हो, कॉलोनियल रेजिनॉल्ड डायर था एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी, ये ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर था। अराइव्ड देयर विद हिज ट्रूप्स एट अबाउट 4:30 पीएम, लगभग 4:30 बजे वो क्या करता, अपनी ट्रूप के साथ, अपनी जो आर्मी थी, ठीक है ना, सेना की जो उसकी टुकड़ी थी उसके साथ वो क्या करता, वहां पे पहुंच जाता है। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया कि इसका भी नाम डायर ही था। इसका नाम क्या था, माइकल ओ डायर। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है। और इस पर्सन का क्या नाम है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कॉलोनेल रेजिनॉल्ड डायर। इसका नाम क्या था, रेजिनॉल्ड डायर। और ये सैनिक था, ये एक कह सकते हो आर्मी ऑफिशियल था। अपनी ट्रूप को लेके, अपनी टुकड़ी जो होती, सेना जो होती, उसको लेकर के गार्डन पे पहुंच जाता ये पर्सन। ठीक है, रेजिनॉल्ड डायर, ये पर्सन, ये अपनी आर्मी को लेके, अपनी ट्रूप को लेकर के वहां पे गार्डन में पहुंच जाता है। ठीक है। इवन दो डायर एंड अमृतसर डिप्टी कमिश्नर इरविन वर अवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग मीटिंग सिंस मॉर्निंग, कहता है कि जो वहां का कमिश्नर था इरविन और जो यहाँ का जनरल था डायर, दोनों को पता था कि यहाँ पे मीटिंग चल रही, दोनों को पता था कि सुबह से मीटिंग हो रही है। दे डिड नथिंग टू पीसफुली डिस्पर्स द क्राउड, मतलब पीसफुल तरीके से, अच्छे से उन्होंने कुछ नहीं कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मीटिंग मत करिए, मार्शल लॉ लगा हुआ है, आपको असेंबल नहीं होना, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब दोनों को पता था कि मीटिंग चल रही है, सुबह से मीटिंग चल रही है, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कभी कभी प्रोटेस्ट होता है तो पहले पुलिस वार्निंग देती है कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाएगा, तो कुछ पब्लिक वहां से चली जाती, नॉर्मली चली जाती। ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सुबह से पता था उनको मीटिंग के बारे में, पर दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑफिशियल फिगर इवन दो डिस्पर्स द क्राउड। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पीसफुल तरीके से, मतलब कि क्राउड को हटाने की कोशिश नहीं की। अब होता ये है कि जो रेजिनॉल्ड डायर है वो अपनी ट्रूप को लेकर के गार्डन के अंदर जाता है और एक तरफ से फायरिंग करना शुरू कर देता है। देखिए गार्डन की दीवार काफी लंबी है और एंट्रांस एक ही तरफ से था, तो आप बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो। और जहां पे एंट्रांस था वहीं पे आर्मी खड़ी थी और उसने लगातार फायरिंग की जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं होगी, जब तक कि उनकी बुलेट्स खत्म नहीं हो गई, जब तक कि उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन खत्म नहीं होगी, तब तक उन्होंने लगातार फायरिंग की। कुछ लोग बचने के लिए दीवार पे चढ़े, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उस जगह के बारे में तो अभी भी दीवार पे जो है तो वहां बुलेट उलट के निशान मिल जाते हैं, मतलब जो गोलियां फायर की गई थी, तो कुछ गोलियां दीवार पे लगी थी, तो उसके निशान अभी तक वहां मिल जाते हैं। और उस गार्डन के अंदर एक कुआं था, वेल था, बहुत से लोग उसमें भी कूद गए थे। ठीक है ना, बहुत से लोग उसमें भी कूद गए थे अपनी जान बचाने के लिए। ठीक है। अब होता क्या है कि जब उन्होंने फायरिंग की तो कहा गया द ऑफिशियल फिगर ऑफ द डेथ टोल इज 379, मतलब कहा गया कि लगभग लगभग 380 लोगों की मृत्यु हुई है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल ने फिगर जारी किया था। ठीक है। जब वहां पे फायरिंग हुई तो उन्होंने कहा लगभग 380 लोगों की मौत हुई है। However, the actual figure is much higher, between 1000 2000 killed and more than 1000 injured. कहा जाता है कि लगभग 1000 से 2000 लोगों की मौत हुई थी और 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पे इंजर्ड हुए थे। अब सिंपल सी बात है, सोचिए, अगर चारों तरफ से दीवार बंद है, बस एंट्री जहां से होती है वहां पे आर्मी आर्मी ऑलरेडी खड़ी है, और फिर हमारे एरिए पे जो था वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, आप कहीं आ जा भी नहीं सकते हो, आप गैदर भी नहीं हो सकते, इकट्ठे भी नहीं हो सकते हो। अगर आपको गोली लगी तो आप हॉस्टल भी नहीं जा पाओगे। आप कुएं में अगर कूदे, जरूरी नहीं कि आप बच ही जाओ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 370 या फिर 80 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल डेटा था, ब्रिटिशर्स ने ये डेटा निकाला हुआ था। लेकिन एक्चुअल में जो फिगर था वो लगभग 1000 से 2000 लोग मरे थे और 1000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे, इसमें महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रीअनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। अब इस जो मैसेकर हुआ था, ये जो हत्याकांड हुआ था,
उसके खिलाफ रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और उन्होंने अपना नाइटहुड अनाउंस कर दिया था। ठीक है। नाइटहुड का सिंपल सा मतलब है, अ नाइटहुड रेफर्स टू अ टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश किंग और क्वीन फॉर अ पर्सनस अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। कहता है कि नाइटहुड एक टाइटल होता है, ठीक है ना, एक टाइटल होगा जो कि ब्रिटिश जो होते हैं, ब्रिटिश एक क्वीन और ब्रिटिश का जो किंग होता है यानी राजा या फिर वहां की जो रानी होती है, उसके द्वारा दिया जाता है किसी एक ऐसे पर्सन को जिसकी अचीवमेंट है और कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। मतलब सोसाइटी में अगर उसने कुछ खास अचीव किया हुआ है और उसने सोसाइटी के प्रति कुछ खास कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको नाइटहुड का टाइटल दिया गया। इसे उन्होंने क्या किया हुआ था, इसे उन्होंने री अनाउंस कर दिया, उन्होंने वापस दे दिया। ठीक है, इस टाइटल को उन्होंने कहा कि ये मुझे स्वीकार नहीं। ठीक है। री अनाउंस, नाइटहुड की मीनिंग याद रखिएगा, पूछ लेता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड कब अनाउंस किया। री अनाउंस तो 1919 जालियांवाला जो बाग मैसेकर हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है ना, जो हत्याकांड हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ कमीशन कॉल्ड द हंटर कमीशन। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक कमीशन फॉर्म करती है, और उस कमीशन क्या नाम था, हंटर कमीशन। नाम याद रखिएगा, टाइम जरूर पूछता है। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो मैच द कॉलम में पूछ लेगा कि हंटर कमीशन की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। आफ्टर जालियांवाला बाग मैसेकर, रॉलेट सॉरी हंटर कमीशन वॉज इस्टेब्लिश। ठीक है, 1919 में इसकी स्थापना की गई। तो इंक्वायर इनटू द मैसेकर, जो मैसेकर हुआ था, जो हत्याकांड हुआ, उसके बारे में आपको जानकारियां इकट्ठा करनी थी, पता करना था क्या था। अदर इवेंट्स इन पंजाब, और उस टाइम पे पंजाब में बाकी इवेंट क्या हुए, क्या सचमुच आतंकवादी गतिविधियां जो इन्होंने नाम दिया था ऐसा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा। ठीक है। इट वॉज ऑफिशियली कॉल्ड डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। अब इसको क्या कहा जाता है, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी कहा गया। इसको एक और नाम दिया गया, डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है ना। इट वॉज चेयर्ड बाय लॉर्ड विलियम हंटर, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ फॉर स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के जो सॉलिसिटर जनरल थे, लॉर्ड विलियम हंटर, वो इसके मुख्य मेंबर थे। ठीक है ना, ये कह सकते हो कि चीफ थे इस ऑपरेशन के, फिर इस कमीशन के मुखिया थे, कह सकते हो विलियम हंटर। ठीक है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, हंटर कमीशन दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर वॉज assassinated एट लंदन इन 1940 बाय उधम सिंह। ठीक है। 1940 में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ओ डायर, ठीक है, जो ओ डायर था, इसकी बात हो रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए सिंपल से बता देता हूं, जो फायरिंग की गई थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर पर ही की गई थी। जनरल ओ डायर था, रिजनॉल्ड डायर, उसने फायरिंग किया, पर फायरिंग करने का ऑर्डर किसने दिया हुआ था, ओ डायर, माइकल ओ डायर। ठीक है, जो उस टाइम पे क्या हो रहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, इस पर्सन ने ऑर्डर दिया हुआ था। अब जब इसने ऑर्डर दिया हुआ था, ठीक है, उधम सिंह क्या करते हैं, इंग्लैंड में जा करके 1940 में इसको गोली मार देते हैं। ठीक है, ये कहीं पे शायद कोर्ट में था, कोर्ट में था या फिर पार्टी में कहीं पे था, तो वहीं पे उधम सिंह इसको गोली मार देते हैं। Who had himself witnessed the events at जालियांवाला बाग that fateful day। वो जो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जो मतलब कि एक कह सकते हो काला दिन था हमारे भारतीय इतिहास में, तो उधम सिंह वहां पे मौजूद थे। ठीक है ना, उन्होंने इस काले दिन को देखा हुआ था। ठीक है, उसको महसूस किया था। सिंह इन हिज ट्रायल, सिंह ने क्या कहा अपने ट्रायल में, जब उन्होंने गोली मारी, ठीक है ना, जनरल डायर को गोली मार दिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो उन्होंने कहा स्टेट्स दैट ही डिड इट इन रिवेंज अगेंस्ट द हॉरिफिक एक्ट ऑफ द ब्रिटिश अंपायर। कहते ब्रिटिश अंपायर जो था, ठीक है ना, यानी कि जो आपका ब्रिटिश एम्पायर है, आपका जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसने जो हॉरिफिक एक्ट किया हुआ था, इतना घिनौना जो काम किया हुआ था इंडिया के खिलाफ या फिर इंडिया में, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये काम किया। मैंने जनरल डायर को इसीलिए गोली मारी, उसकी हत्या की। ठीक है। ये उधम सिंह है, सरदार उधम सिंह। ठीक है, मूवी इनके ऊपर बनी हुई है, काफी अच्छी मूवी है, विकी कौशल ने उस पर एक्टिंग किया हुआ है। तो अगर कभी टाइम मिले तो देखिए, क्योंकि मूवी तो आप देखते हैं, फालतू की मूवी देख के टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इससे अच्छा कैसी मूवी देखिए जो हमारे इतिहास संबंधित है। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सरदार उधम सिंह की ये फोटो है। ठीक है। 26 दिसंबर 1899 को जन्म हुआ था, और 31 जुलाई 1940 को इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये मुश्किल से बस आप ये कह सकते हो 21 साल, 19 साल या 20 साल के थे। ठीक है। 1899 में जैसे जन्म हुआ, 1919 में हुआ। ठीक है ना, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, उस टाइम पे ये
20 साल के थे। इन्होंने इस हॉरिफिक एक्ट को देखा हुआ था, इसीलिए उन्होंने इस एक्ट का बदला लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई हैं। दो जनरल ओ डायर थे, एक रेजिनॉल्ड था, एक ओ डायर था, माइकल ओ डायर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसने ऑर्डर दिया हुआ था। ठीक है, तो उधम सिंह ने इसे नहीं मारा था। ठीक है, रेजिनॉल्ड डायर को नहीं मारा था, जिसने गोली चलाई थी कॉलोनल रेजिनॉल्ड डायर, इसको नहीं मारा था, बल्कि जिसने ऑर्डर दिया हुआ था। ठीक है, जनरल ओडायर, माइकल ओडायर था, जिसने ऑर्डर दिया होता, उसको उन्होंने वहां जाकर गोली मारी थी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द इंडियंस। ठीक है, भारतीय लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैंने सारी डिटेल में आपको चीजें करा दी हैं। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, मैंने सब कुछ आपको डिटेल में करा दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।